नमस्ते गाइज, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। गाइज, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं पंक्चुएशन मार्क्स, यानी जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं विराम चिन्ह के बारे में। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल मन में यही उठेगा कि पंक्चुएशन मार्क यानी विराम चिन्ह आखिर होते क्या हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जब भी आप कोई बात कहते हैं, जैसे मैं अगर आपसे कुछ कहूँ तो आप मेरी बात कहने के लहजे से या मेरी बात की टोन से आप मुझे बता देंगे कि सर आपने मेरे से कोई सवाल पूछा है या आपने मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन दी है या कोई भी चीज़ मैंने आपसे कही है नॉर्मली, तो वो आप मेरी टोन को देखकर सुनकर पहचान लेंगे दोस्तों। बट लिखते समय ऐसा नहीं होता दोस्तों। इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज है, अगर आप उसे लिख रहे हैं तो कहाँ कहाँ पे पॉज है, आपने कोई सवाल पूछा लिखते हुए या आपने कोई जवाब दिया या कोई भी आपने नॉर्मल बात कही, तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती हैं दोस्तों? पंक्चुएशन मार्क्स से। दोस्तों याद रखिएगा, तो लिखते समय दोस्तों बहुत यूज़ होता है पंक्चुएशन मार्क्स का, क्योंकि लिखते समय हमें पंक्चुएशन मार्क्स से ही पता चलता है कि कोई बात पूछी गई है, कोई बात बताई गई है या फिर कुछ और। अब दोस्तों इसे बेहतर समझेंगे हम एक एग्जाम्पल से। तो ये है गाइज वो एग्जाम्पल जो मैंने आपके सामने लिख दिया है। देखिए, अब हम देखेंगे, मैंने एक ही सेंटेंस को लिखा है, मैं कॉलेज जाऊंगा, मैं कॉलेज जाऊंगा और मैं कॉलेज जाऊंगा। दोस्तों देखिए, एक ही सेंटेंस है। बोलते समय आप मेरी बात से सुनकर पता लगा लेंगे कि मैं आपको कोई बता रहा हूं, कोई चीज़ पूछ रहा हूं या मैं किस वे में कह रहा हूं। देखिए, पहला मैंने अगर हम देखें तो मैंने कहा मैं कॉलेज जाऊंगा। मैंने नॉर्मली कहा मैं कॉलेज जाऊंगा, तो मैं आपको बता रहा हूं मैं कॉलेज जाऊंगा, आई विल गो टू कॉलेज। ठीक है, यहां पे नॉर्मली मैंने आपसे एक बात कही। अब देखिए, सेकेंड में मैंने क्या कहा, मैं कॉलेज जाऊंगा, मैं कॉलेज जाऊंगा। यहां पे मैं क्या हुआ, मैं आपसे पूछ रहा हूं मैं कॉलेज जाऊंगा, मतलब बात वही है दोस्तों, सेंटेंस वही है, बट मैं कॉलेज जाऊंगा मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, विल आई गो टू कॉलेज। अब दोस्तों बोलते हुए तो आपको मेरी आवाज से पता चल गया मैं कॉलेज जाऊंगा या मैं कॉलेज जाऊंगा कि मैंने आपसे बात पूछी है या कही है। बट लिखते समय अगर ये यहाँ पे मार्क्स ना होते दोस्तों, क्वेश्चन मार्क नहीं होता, यहाँ पे पूर्ण विराम या फुल स्टॉप नहीं होता इंग्लिश में, या यहाँ पे एक्सक्लेमेशन नहीं होता, तो आपको पता चल पाता कि लिखते समय आप किस लहजे में लिख रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, आप बता रहे हैं या फिर आप कुछ भी बात नॉर्मली कह रहे हैं। अब देखिए तीसरा, देखिए मैंने कहा मैं कॉलेज जाऊंगा, मैं कॉलेज जाऊंगा मतलब मैं ऐसे कह रहा हूं मैं कॉलेज जाऊंगा। अब मेरी आप टोन से देखिए, मैं कॉलेज जाऊंगा, तो मतलब आप सरप्राइज, आप पता लगा लेंगे कि मैं थोड़ा चौंकने के साथ मैंने ये एक्सप्रेशन को कहा मैं कॉलेज जाऊंगा। तो दोस्तों यहां पे अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो मैं क्या बोल रहा हूं, आई विल गो टू कॉलेज, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज हुआ, तो सरप्राइज के लिए यूज हुआ एक्सक्लेमेशन मार्क। इसी तरह दोस्तों आप सवाल जब पूछते हैं तो होता है क्वेश्चन मार्क। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, अभी हम पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में। तो दोस्तों ये होता है, यहाँ पे आपने देखा कि मैंने एक सेंटेंस को कैसे तीन लहजे में कह दिया। अब दोस्तों बोलते समय तो आपने पता लगा लिया होगा कि मैंने आपसे कोई बात कही है, सवाल पूछा है, बट दोस्तों लिखते समय आप सेंटेंस को किस फ्रेज में लिखा गया है, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, किस टोन में लिखा गया है, दोस्तों लिखते समय यूज होता है, या लिखते समय हमें पता चलता है कि सेंटेंस किस फ्रेज में लिखा गया है, किन से, पंक्चुएशन मार्क्स यानी विराम चिन्ह से दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ये हमारा आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, यानी कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं उनके बारे में। तो पहला है दोस्तों आपका क्वेश्चन मार्क। दोस्तों क्वेश्चन मार्क को आप डिनोट कैसे करते हैं दोस्तों, देखिए एक ये उल्टा सी है, नीचे छोटा डंडा खींचा और उसके नीचे बिंदु लगा दिया दोस्तों। क्वेश्चन मार्क दोस्तों, जैसा कि अगर आप इसे हिंदी में बोलते हैं हम इसे प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों प्रश्नवाचक दोस्तों जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कोई भी वाक्य के एंड में अगर ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है मतलब वहां पे सवाल पूछा गया है दोस्तों। कहीं भी दोस्तों सारे प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज होता है। देखिए अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैंने पहले लिखा है व्हाट इज योर नेम। यहां पे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपका नाम क्या है, तो व्हाट इज योर नेम एंड में क्या आया, बोलते समय तो दोस्तों आपका, जैसे मैंने हिंदी में बोला कि आपका नाम क्या है, तो आप समझ गए मैंने आपसे सवाल पूछा। बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं होता तो आपको पता नहीं चलता कि यहाँ पे आप सवाल पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन मार्क आ गया मतलब आपको पता चल गया कि हाँ यहाँ पे सवाल पूछा गया है। ठीक है, इसी तरह हु आर यू, आप कौन हो। ठीक है, What is she doing, वो क्या कर रही है, तो यहां पे सवाल पूछा जा रहा है, तो जहां भी सवाल पूछा जा रहा है एंड में क्वेश्चन मार्क आ जा रहा है। ठीक है, डू यू लव हर, क्या तुम उससे प्यार करते हो,
तो यहाँ पे भी सवाल पूछा गया तो क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। दोस्तों इसे आप कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, इसे आप हिंदी में कहते हैं दोस्तों विस्मयादि बोधक। अब दोस्तों हिंदी में जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में ही ज्यादा ध्यान दीजिए। तो इसे आप कहेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका दोस्तों साइन क्या होता है, एक सीधा डंडा उसके नीचे बिंदु। ठीक है, एक सीधा डंडा उसके नीचे बिंदु। अब इसका दोस्तों यूज कहां होता है, देखिए इसका यूज होता है यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स। दोस्तों मान लीजिए दोस्तों आप कोई क्रिकेट का मैच देख रहे हैं और आप क्रिकेट के शौकीन हैं और इंडिया का मैच चल रहा है और किसी बैट्समैन ने एक छक्का मार दिया अचानक, तो आप थोड़े से सरप्राइज हो जाएंगे। आप हिंदी में क्या बोलेंगे, भाई मजा आ गया यार, खतरनाक, जबरदस्त, और आप ऐसे ऐसे यूज करेंगे वर्ड्स का। तो ये सारे दोस्तों खतरनाक, जबरदस्त, भाई मजा आ गया, ये सारे वर्ड्स होते हैं आपके सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हिंदी में तो आपने कहा बेहतरीन, मजा आ गया, बट इंग्लिश में आप दोस्तों क्या कहते हैं, वाओ, अमेजिंग, हुर्रे, ऑसम। दोस्तों ये एग्जांपल्स देखिए, ऑसम, वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू, इनक्रेडिबल, थैंक गॉड, वेल डन, हाउ डेयर ही। दोस्तों ये सारे वर्ड्स हमारे जहां पे भी सडन फीलिंग्स होंगी। फीलिंग्स जरूरी नहीं है दोस्तों कि अच्छी ही हो, बुरी फीलिंग है या कोई भी चीज को देख के आप नकारात्मक भी हुए हैं तो आपने बोला ओ माय गॉड ये क्या हो गया, तो ओ माय गॉड दोस्तों ये भी एक सडन फीलिंग आई। तो जहां पे भी सडन फीलिंग आएगी वहां पे यूज होता है एक्सक्लेमेशन मार्क का। तो अगला है दोस्तों आपका फुल स्टॉप। दोस्तों फुल स्टॉप को देखिए आप कैसे डिनोट करते हैं, एक सिंपल सा डॉट आ जाता है दोस्तों, एक डॉट आ गया मतलब वो है फुल स्टॉप, जिसे आप हिंदी में कहते हैं पूर्ण विराम। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, कहां पे यूज होता है, देखिए कोई भी वाक्य दोस्तों अगर वो ना तो इंटेरोगेटिव है, मीन्स ना ही वो उसमें कोई प्रश्न पूछा गया है, और ना ही अगर किसी भी वाक्य में अगर आप चौंके हैं यानी विस्मयादि बोधक वाला अगर वो वाक्य नहीं है, उसके अलावा इन दोनों के अलावा कोई भी अगर वाक्य है और उसके एंड में फुल स्टॉप आ चुका है तो इसका मतलब वो वाक्य वहीं पे खत्म हो चुका है। दोस्तों इसका बेसिक फुल स्टॉप का बेसिकली सिंपल सा मतलब होता है इट्स एन एंड ऑफ सेंटेंस। दोस्तों फुल स्टॉप के बाद कभी भी सेम सेंटेंस कंटिन्यू नहीं होता, हमेशा नया सेंटेंस ही चालू होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से बेहतर समझते हैं। देखिए अगर मैं कहूं आई एम कमिंग, यहाँ पे दोस्तों मैं एक नॉर्मली जनरली बात कह रहा हूँ, ना मैंने यहाँ पे कोई सवाल पूछा है, ना ही मैं इस सेंटेंस में चौंका हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सी एक बात कही, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ, उसके बाद मैंने लगा दिया फुल स्टॉप, मतलब वाक्य खत्म। इसी तरह मैंने कहा टॉम इज अ गुड बॉय, टॉम एक अच्छा लड़का है, सिंपल सी बात कही, ना ही इसमें कोई सवाल पूछा गया है, ना ही कोई चौंकने वाला एक्सप्रेशन आया है। ठीक है, इसी तरह मैंने कहा एली इज अ गुड गर्ल, राम इज हैंडसम, प्रिया इज ब्यूटीफुल। दोस्तों ये सारे सेंटेंस जो है सिंपल से सेंटेंसेस हैं, इसमें कोई भी आपका चौंकने वाला एक्सप्रेशन नहीं आया, ना ही कोई सवाल पूछा गया, तो इनके एंड में आता है आपका फुल स्टॉप। देखिए ठीक है, अब ये दोस्तों फुल स्टॉप यानी जो डॉट है इसका यूज एब्रीविएशंस में भी यूज होता है। दोस्तों अब एब्रीविएशंस क्या होती हैं दोस्तों, किसी भी शब्दों के समूह का एक संक्षिप्त जो रूप होता है उसे आप कहते हैं एब्रीविएशंस। इंग्लिश में कहेंगे तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अब देखिए कैसे, एग्जांपल देखिए BA। दोस्तों अगर आप पढ़ाई करते हैं, आप में से बहुत से लोगों ने BA किया होगा, डिनोट कैसे करते हैं दोस्तों, B.A. इसे आप क्या कहते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट। अब इसी तरह BSc करते हैं कुछ लोग, तो B.SC. इसे क्या कहते हैं, बैचलर ऑफ साइंस। तो यहां पे भी डॉट का यूज होता है। इसी तरह M.B.A. अब दोस्तों जब हम इसे बोलते हैं तो ऐसे नहीं बोलेंगे M.B.A. नहीं, हम सिंपली BSc, MBA, BCom, BA या MLA, तो ये सारी चीज़ें MBA की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों यहाँ पे भी डॉट का यूज़ होता है। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जो आखिरी वाला जो वर्ड होता है उसके बाद डॉट लगाना भूल जाते हैं, बट दोस्तों ये गलती है, हमें हर वर्ड के बाद डॉट लगाना पड़ता है एब्रीविएशंस में, ध्यान रखिएगा। तो A के बाद भी डॉट आएगा, SC के बाद भी डॉट आएगा, और फिर अगेन MBA में A के लास्ट वाले A के बाद भी डॉट आएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक आपका वर्ड होता है E.G. इसे आप क्या कहते हैं दोस्तों, इंग्लिश में कहते हैं इसे एग्जाम्पली ग्रेशिया, एग्जाम्पली ग्रेशिया। ठीक है, इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, ये आपने सुना होगा, इसके बारे में अभी मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल से। और तो इसका E.G. का मतलब होता है
एग्जाम्पली ग्रेशिया दोस्तों एक लैटिन वर्ड है, हमें जानने का ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब बेसिकली हम यूज़ करते हैं कब, जब हमें एग्जाम्पल देना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यूज़ करते हैं ई डॉट जी डॉट का। इसी तरह दोस्तों एक और वर्ड है आई डॉट ई डॉट, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एड एस्ट, एड एस्ट, ठीक है। ये भी दोस्तों एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है डैट इज। मान लीजिए कोई वस्तुएं होती हैं ज़्यादा तो डैट इज, डैट आई डॉट ई डॉट, फिर आप नाम लिखते हैं। एग्जाम्पल से समझाऊंगा अभी आपको। अगला है दोस्तों ई टी सी डॉट। ई टी सी डॉट का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है एटसेट्रा। दोस्तों एक्सेट्रा नहीं, एटसेट्रा, एक्स कह देते हैं हम गलती से, मैंने सुना है बहुत बार, एटसेट्रा, एटसेट्रा, ठीक है। ई टी सी डॉट का मतलब होता है एटसेट्रा, इसका मतलब होता है आदि या इत्यादि। अब दोस्तों इन तीनों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से और बेहतर समझाता हूं। तो ये हैं दोस्तों वो दो एग्जाम्पल्स जो मैंने आपके सामने लिख दिए। देखिए अब हम यहाँ पे समझेंगे बेहतर ई डॉट जी डॉट के बारे में, आई डॉट ई डॉट के बारे में और ई टी सी डॉट के बारे में। देखिए पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, आई कैन प्ले मेनी इंस्ट्रूमेंट्स ई डॉट जी डॉट, यानी ई डॉट जी डॉट का मतलब फॉर एग्जाम्पल गिटार, ड्रम्स, वायलिन, फ्लूट, फिर मैंने लिख दिया ETC डॉट यानी एटसेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मतलब समझिए इसका, मेरे पास काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स मेरे को प्ले करने आते हैं तो मैंने लिखा। अब दोस्तों आप ये सेंटेंस बोलते हैं तो देखिए यहाँ पे आप कैसे बोलेंगे, आई कैन प्ले मैनी इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पे आप ई डॉट जी डॉट नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल गिटार, ड्रम्स, वायलिन, फ्लूट, और भी आपको आते अगर बजाने तो आप पूरी लिस्ट लिखते और उसके बाद लिख देते एटसेट्रा यानी आदि इत्यादि, ठीक है। अब सेकंड सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस में मैंने देखिए क्लियर लिख दिया, आई कैन प्ले ओनली 2 इंस्ट्रूमेंट्स, मेरे को सिर्फ 2 ही इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं। पहले में मेरे को मैनी इंस्ट्रूमेंट्स आते थे, सेकंड में मेरे को 2 ही आते हैं। फिर मैंने लिखा आई डॉट ई डॉट यानी दैट इज गिटार एंड ड्रम्स, मेरे को सिर्फ 2 ही इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं जो कि हैं गिटार एंड ड्रम्स। अब दोस्तों यहाँ पे आप इसे आई डॉट ई डॉट नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, दैट इज, आई कैन प्ले ओनली 2 इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज गिटार एंड ड्रम्स। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आई डॉट ई डॉट जी डॉट ऐसे नहीं बोलना है। फॉर एग्जाम्पल ई डॉट जी डॉट को आप बोलेंगे दोस्तों फॉर एग्जाम्पल। इसी तरह दोस्तों आप ETC को बोलेंगे एटसेट्रा यानी आदि इत्यादि। इसी तरह आई डॉट ई डॉट को आप क्या बोलेंगे, दैट इज, यानी हिंदी में बोलेंगे तो जो कि। अब चलते हैं दोस्तों अगले विराम चिन्ह की ओर। तो अगला है दोस्तों आपका कॉमा। कॉमा को आप कैसे डिनोट करते हो, देखिए दोस्तों कॉमा को आप एक गोला बनाते हो, उसके नीचे हल्का सा ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है दोस्तों। देख लीजिएगा कैसे बनते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दोस्तों कॉमा का यूज़ कहाँ होता है, दोस्तों कॉमा का यूज़ वहाँ होता है किसी भी वाक्य में अगर आप बोलते समय हल्का सा अगर विराम लेते हैं, हल्का सा अगर आप पॉज ले रहे हैं तो वहाँ पे यूज़ होता है कॉमा का। एग्जाम्पल से बेहतर समझिए, देखिए अगर मैं कहूँ ये सेंटेंस अगर हम देखें तो मैंने लिखा है मैक्स, फिर एक कॉमा, फिर कम हेयर, ठीक है, मैक्स कम हेयर। तो मैं कैसे बोलूँगा इसे इंग्लिश में, मैक्स कम हेयर। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा मैक्स कम हेयर, मैक्स कम हेयर ऐसे नहीं बोलूँगा दोस्तों, मैं क्या करूँगा, मैक्स कम हेयर। तो मैक्स के बाद में एक जो हल्का सा पॉज ले रहा हूँ, एक विराम, ये इसलिए है क्योंकि कॉमा आ चुका है मैक्स के बाद, ठीक है। इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखिए, आई हैव मेनी इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एग्जाम्पल गिटार, ड्रम्स, पियानो, फ्लूट एटसेट्रा। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने हर एक इंस्ट्रूमेंट के बाद पॉज लिया, विराम लिया, क्यों, क्योंकि कॉमा लगा हुआ, देखिए गिटार कॉमा ड्रम्स कॉमा पियानो कॉमा फ्लूट। मैं इसे ऐसे नहीं बोल सकता आई हैव मैनी इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एग्जाम्पल गिटार, ड्रम्स, पियानो, फ्लूट एटसेट्रा, नहीं, गिटार, ड्रम्स, पियानो, तो हर एक इंस्ट्रूमेंट के बाद पॉज आ रहा है, क्यों, क्योंकि कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला है एलेक्स माई बेस्ट फ्रेंड इज हिज ब्रदर। यहाँ पे मैंने क्या किया, एलेक्स, फिर एक पॉज लिया, माई बेस्ट फ्रेंड, फिर एक थोड़ा विराम, फिर इज हिज बेस्ट फ्रेंड। एलेक्स जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है उसका भाई है, ऐसे बोलते हैं ना आप, एलेक्स जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है उसका भाई है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कॉमा पे आपको थोड़ा सा पॉज लेना, थोड़ा सा विराम लेना होता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका कॉमा। अब दोस्तों अगला है आपका इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क। देखिए अब दोस्तों कॉमा जो है सेम है बट ये नीचे लगेगा, जैसे ये लाइन चल रही है यहाँ पे कॉमा आ गया, ठीक है। ये लगते हैं दोस्तों ऊपर। अब देखिए दोस्तों इसे लगाने का, बनाने का तरीका क्या है इन्वर्टेड कॉमास का, पहले सीधा डंडी नीचे गोला, जब स्टार्ट होगा, जब एंड हो जाएगा कोटेशन
लास्ट में कैसे बनाएंगे, ऊपर गोला नीचे डंडी। देखिए दोस्तों, ये बनावट देखनी बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में ऊपर डंडा है, नीचे गोली है, और एंड में क्या है, ऊपर गोली नीचे डंडा है। दोस्तों देखिए, ध्यान से देखिए इन्हें, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कोटेशन मार्क, कोटेशन क्या होती है दोस्तों, किसी भी इंसान के कहे गए शब्दों को आप कोटेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, सेइंग ऑफ समवन कैन बी रिटन अंडर कोटेशन मार्क, किसी भी इंसान ने कोई बात कही उसे आप कोटेशन मार्क यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये भी दो तरीके के होते हैं, दोनों मैंने बनाए हुए हैं। देखिए, एक है सिंगल इन्वर्टेड कॉमास यानी एक, सिंगल यानी एक, या फिर डबल। दोस्तों मतलब दोनों का सेम ही होता है, कोई फ़र्क नहीं है, बस यूएस यूके का डिफरेंस होता है। यूएस में हम यूज़ करते हैं ज़्यादा डबल वाले, और यूके में यूज़ करते हैं सिंगल वाले। तो दोस्तों ये फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको पता होना चाहिए कि दोनों का मतलब क्या है। अब देखिए, अब मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है, मैक्स सेड कॉमा, फिर कोटेशन मार्क स्टार्ट हो गया, आई एम द बेस्ट, क्योंकि मैक्स ने एक बात बोली, आई एम द बेस्ट, मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, तो उसे आपने डाल दिया कोटेशन मार्क के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हमने मैक्स सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गया, ऊपर डंडा नीचे गोली, आई एम द बेस्ट, फिर हमने लगाया फुल स्टॉप और फिर कोटेशन मार्क को बंद कर दिया दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों ये भी हो सकता है कि आप इस फुल स्टॉप को कोटेशन मार्क के बाद भी लगा दें। दोस्तों वही चीज़ है, यूएस में और यूके में दोनों ही सही है, गलत कुछ भी नहीं है। तो हम यूजुअली पहले फुल स्टॉप लगाते हैं, फिर बाद में कोटेशन मार्क को बंद करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ मैनेजर सेज कॉमा कोटेशन मार्क्स बिगिन, फिर कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेजर ने कहा, तो मैनेजर ने कोई बात कही तो हमने लगा दिया उसे इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है। अब दोस्तों एक तीसरा सेंटेंस देखिए आप, मैंने लिखा है, ही आस्क्ड मी कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड वेंसडे, ही आस्क्ड मी कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड वेंसडे। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो डबल कोटेशन मार्क के अंदर भी, यानी कोटेशन के अंदर भी एक और कोटेशन आ चुकी है, दो कोटेशन हो चुकी है। तो जहाँ भी दोस्तों कोटेशन के अंदर भी कोटेशन आ जाएगी, वहाँ पे हमेशा जो बाहर वाली कोटेशन है बड़ी, उसमें लगेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास, और अंदर जो कोटेशन आई है उसमें हमेशा यूज़ करेंगे आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा भी बहुत बार हो जाता है कि कोटेशन के अंदर भी कोटेशन आ जाए, तो वहाँ पे दोस्तों हमेशा बाहर वाली पे लगेंगे डबल और अंदर वाली कोटेशन पे लगेंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। तो अगला है दोस्तों आपका कोलन। दोस्तों कोलन को आप कैसे डिनोट करते हैं, देखिए दो डॉट दोस्तों, एक डॉट ऊपर, उसके नीचे दूसरा डॉट, ये हो गया आपका कोलन। दोस्तों कोलन का यूज होता है जब आप कोई भी सूची दिखाते हैं, यानी लिस्ट दिखा रहे हैं आप, लिस्ट किसी भी चीज की हो सकती है, वस्तुओं की, जगहों की, किसी के नामों की। तो जब भी आप लिस्ट दिखाएंगे तो उन नामों से पहले आप यूज करते हैं कोलन का। एग्जांपल से समझिए, देखिए आई हैव मैनी थिंग्स, आई हैव मैनी थिंग्स, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या, बुक्स, पेंसिल, पेन्स, टॉयज, मार्कर एटसेट्रा। तो और भी चीजें होती, तो यहाँ पे आपने लिस्ट बताई वस्तुओं की, लिस्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है। इसी तरह आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, फिर लगाया आपने कोलन, टॉम, मैक्स, जेनिफर, एलेक्स, राम, प्रिया। तो जो भी फ्रेंड्स होते हैं आपके, आपने पूरी लिस्ट बताई, उसके बाद लगा दी लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। तो लिस्ट बताने के लिए यूज होगा। दूसरा यूज होता है दोस्तों इसका टू मेंशन टाइम एंड रेशो। जब भी आपने देखा होगा दोस्तों, आप टाइम लिखते हैं तो 2:10 हुए हैं, तो 2:10 हुए हैं, तो मिनट और आर के बीच में क्या आएगा दोस्तों, कोलन। इसी तरह 5:20 हुए हैं तो 5:20, 6:25 हुए हैं तो 6:25। तो दोस्तों टाइम भी आप कोलन के हिसाब से ही दिखाते हैं, कोलन लगाते हैं टाइम दिखाने में, ठीक है। दूसरा यूज है दोस्तों रेशो में। जब भी आप अनुपात दिखाते हैं कि 3:4, 4:6, 9:7, 6:5, तो जब भी अनुपात दिखाते हैं, रेशो दिखाते हैं, तो रेशो के लिए भी यूज होता है कोलन का ही, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब अगला है दोस्तों आपका, ये था कोलन दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला है सेमी कोलन। कोलन था वो दो बिंदु, सेमी कोलन में क्या होता है दोस्तों, एक बिंदु ऊपर, नीचे क्या हो जाता है, कॉमा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वहां दोनों ऊपर नीचे बिंदु हैं, यहाँ पे ऊपर बिंदु है, नीचे वाला कॉमा है, वो कोलन है, ये सेमी कोलन है, ठीक है। इसका यूज होता है दोस्तों बेसिकली टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज विदाउट यूजिंग कंजंक्शन। दोस्तों जो भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं दोस्तों, क्लॉज क्या होते हैं ये मैं आपको क्लॉज के वीडियो में बता चुका हूं, जिनको नहीं पता वो हमारा क्लॉज वाला वीडियो देख सकते हैं, फिर भी बता देता हूं आपको। कोई भी वाक्य दोस्तों जो कि इंडिपेंडेंट भी एक मतलब दे रहा है,
तो वो आपका एक क्लॉज होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो इंडिपेंडेंट भी आपका एक प्रॉपर मीनिंग देता है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे मैंने लिखा है टॉम हैज गॉन टू द लाइब्रेरी, मैक्स हैज गॉन टू प्ले क्रिकेट। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे ये एक सेंटेंस है, टॉम हैज गॉन टू लाइब्रेरी, ये अगर अकेला भी है तो इसका प्रॉपर मतलब आ रहा है डिपेंडेंट नहीं है किसी दूसरे सेंटेंस पे। मैक्स हैज गॉन टू प्ले क्रिकेट, ये एक सेकंड सेंटेंस है। अब इन दोनों सेंटेंस को हमने जोड़ दिया तो आपने क्या यूज किया, सेमीकोलन का दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप कंजंक्शन जो होता है आपका एंड, वो भी यूज कर सकते हैं और इन दोनों सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, बट मैंने लिखा सेमीकोलन वहां यूज होता है जहां पे कंजंक्शन का यूज नहीं होता दोस्तों। तो अगर आपको कंजंक्शन यूज करना है तो आप क्या करते, टॉम हैज गॉन टू द लाइब्रेरी एंड मैक्स हैज गॉन टू प्ले क्रिकेट। पर दोस्तों यहाँ पे हमें कंजंक्शन का यूज यानी एंड का यूज नहीं करना, उसकी जगह हमने लगा दिया सेमीकोलन का, ठीक है। अगला है, अब अगला सेंटेंस देखिए थोड़ा सा दोस्तों ध्यान दीजिएगा। एग्जामिनेशन वॉज हेल्ड ऑन 10th March 2009, 15th April 2010, 20th May 2011। अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे दोस्तों तो मैंने 10th March के बाद कॉमा लगाया, 2009 के बाद कॉमा लगाया, फिर 15th April के बाद कॉमा, 2010 के बाद कॉमा, 20th May के बाद कॉमा और फिर 2011। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एग्जाम कब कब हुआ है। एग्जामिनेशन वॉज हेल्ड ऑन 10 मार्च को हुआ, फिर कब हुआ 2009 में, फिर कब हुआ 15 अप्रैल को, फिर कब हुआ 2010 में, फिर 20 मई को और फिर 2011 में। दोस्तों 6 बार एग्जाम हुआ है इस सेंटेंस को अगर हम देखेंगे नॉर्मली। बट दोस्तों अगर आप इसका सेकंड सेंटेंस देखिए, बट यूजुअली में एग्जाम दोस्तों देखिए कब हुआ था। एग्जामिनेशन वॉज हेल्ड ऑन 10th March 2009, 15th April 2010 और 20th में 2011। दोस्तों एक्चुअल में एग्जाम 3 बार हुआ था, बट यहाँ पे सेमीकोलन का यूज नहीं हुआ, तो हमें ऐसा लगा कि एग्जाम 6 बार हुआ है क्योंकि कॉमा 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 आता रहा, तो हमें लगा कि पहले यहाँ हुआ फिर इतने में हुआ फिर इतने में। बट अगर आप देखेंगे सेकंड में मैंने लगा दिया है सेमीकोलन, तो यहाँ पे डेट्स को सेपरेट करने के लिए इंडिविजुअल आप दिखा रहे हैं कि 10th March 2009 एक डेट है, उसके बाद 15th April 2010 एक डेट है जब पेपर हुआ है, फिर 20th में 2011 को तीसरी बार पेपर हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे भी अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी दोस्तों आप सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप कॉमा लगाएंगे तो आपको पता नहीं चल रहा था, बट हमने सेमीकोलन लगाया तो आपको पता चल गया कि हाँ कि यहाँ ये एक डेट है, ये सेकेंड डेट है और ये थर्ड डेट है। तो दोस्तों ये होता है आपका यूज कोलन और सेमीकोलन का। तो अगला है दोस्तों आपका एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी को दोस्तों देखिए आप कैसे डिनोट करते हैं, सेम कॉमा ही है दोस्तों, बट कॉमा कहाँ लगता है, लाइन पे नीचे लगता है, ये लगता है ऊपर। देखिए दोस्तों ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, कॉमा लगेगा नीचे, यहाँ पे कॉमा होता तो यहाँ लगता, ये लगा है ऊपर, ये लाइन है यहाँ लगेगा और फिर इसके बाद कोई भी अगला वर्ड एस लगता है यूजुअली, ठीक है। अब ये दोस्तों यूज क्यों होता है एपोस्ट्रोफी का यूज, बेसिकली दोस्तों ये 2 ही कारण है, या तो पोजीशन दिखाने के लिए या रिलेशन दिखाने के लिए, कोई भी चीज किसकी है ये दिखाने के लिए यूज करते हैं आप एपोस्ट्रोफी का। जैसे कोई चीज मान लीजिए मैक्स की है, मैक्स की कार है, तो मैं क्या कहूंगा मैक्सिस कार, या कोई चीज जो प्रिया को बिलोंग करती है मैं क्या कहूंगा प्रियाज होम या प्रियाज साइकिल या प्रियाज स्कूटर। तो कोई भी चीज जो प्रिया की है उसकी पोजीशन दिखाने के लिए कि हाँ ये इसकी है, तो आप करते हैं प्रियाज, टॉम्स, एलेक्सिस, जो भी है दोस्तों, तो एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं पोजीशन दिखाने के लिए। या फिर दूसरा यूज है दोस्तों इसका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स के लिए। दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स मीन्स 2 वर्ड को एक बनाने के लिए। कैसे, देखिए एग्जांपल, अब यू आर को आप क्या लिखते हैं, YOU एपोस्ट्रोफी RE, यू आर, इसका मतलब भी यू आर है, इसका मतलब भी यू आर है। अब डू नॉट को आप क्या लिखते हैं, डोंट, तो DON एपोस्ट्रोफी T। इसी तरह आई हैव को क्या लिखते हैं आप, I एपोस्ट्रोफी VE, तो इसका मतलब आई हैव ही होता है। तो ये 2 वर्ड को आपने एक बना दिया कॉन्ट्रैक्शन से। इसी तरह मस्ट नॉट को मसंट लिख देते हैं, शुड नॉट को शुडंट। तो ये सारे वर्ड्स को दोस्तों 2 वर्ड्स को एक बनाने के लिए भी एपोस्ट्रोफी का यूज होगा। और किसी की पोजीशन दिखा रहे हैं किसी भी चीज की कि ये इसको बिलोंग करती है, तो वहां पे भी यूज होता है आपका एपोस्ट्रोफी का। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो जहां पे हमने सीखा पंक्चुएशन मार्क्स यानी विराम चिन्ह के बारे में। तो दोस्तों आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा और आज आपने सीख लिया होगा कि कैसे कैसे आप इंग्लिश लिखते समय पंक्चुएशन मार्क्स का यूज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ जरूर सीखा ही होगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।